अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम बरक्स के साथ मैं हूं शाइस्ता शहजाद। नाज़रीन, बाज़गश्त हैं आईनी तरमीम के मामले की और उस पर तमाम सियासी रहनुमाओं की जानिब से मुख्तलिफ स्टेटमेंट्स जो हैं वो सामने आ रहे हैं, लेकिन इसके साथ साथ मुलाकातों का सिलसिला भी जारी है। और अब 10 से 12 दिन का वक्त हुकूमत ने लिया था। एक गैप के बाद दोबारा हुकूमत इस मामले पर बात करेगी, लेकिन ये जो वक्त है इसे ज़ाया नहीं किया जाना और इस वक्त में पूरे के पूरे कंसेंसस को बिल्ड करने की कोशिश की जा रही है हुकूमती जमात की जानिब से। अब इस मुसव्वदे के हवाले से कुछ कन्फ्यूजन्स मौजूद थी, अब उन कन्फ्यूजन्स को दूर किया जा रहा है आहिस्ता आहिस्ता। जिस तरह JUIFA के रहनुमाओं की जानिब से भी गुज़श्ता रात शो में बात की गई और कहा गया कि ये मुसव्वदा हमारे पास कबल 8-9 घंटे पहले आया था और हमने जब उसको पढ़ने की कोशिश की तो बिलावल साहब का ये कहना था कि अब इस मुसव्वदे को बाद में पढ़ लीजिएगा, मुलाकात पहले हो जाती है। और उसके बाद कहा यह जाता है कि सुबह क्योंकि मीटिंग है और आपको इसकी मंजूरी के लिए आना है, वोटिंग का सिस्टम होगा, लेकिन उस मुसव्वदे को पढ़े बगैर उस पर कोई राय देना या अपना वोट देना किस तरह से मुमकिन है। इसी सारी सूरत हाल पर बात करेंगे। अभी हमारे मौजूद मेहमानों का मैं तारुफ आपके साथ करा देती हूँ। सेनेटर ताज हैदर साहब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से मैं ज्वाइन कर रहे हैं। दूसरी जानिब सीनियर एनालिस्ट हैं अजहर जावेद साहब, उनको भी वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम ताज हैदर साहब। अस्सलाम वालेकुम सर, अभी जिस तरह से मैंने बात की है कि आईनी तरमीम के मामले पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी काफ़ी ज़्यादा सरगर्म है। बिलावल साहब मौलाना साहब से उम्मीदें लगा के बैठे हैं, लेकिन मौलाना साहब तो कह रहे हैं कि ये काबिल कबूल ही नहीं है, इसके ऊपर बात हो नहीं सकती, इसके ऊपर किसी भी सूरत पर इत्तेफाक राय कायम नहीं हो सकता। तो फिर मुश्किल तो बड़ी है हुकूमत के लिए। देखिए, ये कंसेप्ट जो है आईनी अदालत का, मरकजी आईनी अदालत का, ये शहीद बीबी साहिबा का नज़रिया है। ठीक। और इसको फिर हम लेके आए अपने जो चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी है उसके अंदर, और उसके बाद हमारे मंशूर के अंदर ये आया है। तो ये हमारा आइडिया है जिसको कि हम चाहते हैं कि ये हो जाए। और 80 ममालिक में आईनी अदालतें हैं जो तमाम आईनी मामला से डील करती हैं। और जैसे फेडरेशन है उसके अंदर मुख्तलिफ सूबे हैं, तो बैन सूबाई जो मसाइल हैं उन पे भी ये तमाम, मकसद ये कि आइन में जो जो भी चीज़ें हैं उनके ऊपर ये वफाकी आईनी अदालत देखती है। और इस पे जुडिशल रिफॉर्म्स का एक पूरा हमने वो बनाया हुआ है, जो कंसेप्ट पेपर है उसके अंदर न सिर्फ ये कि आईनी तरमीम है बल्कि जो कवानीन बनने हैं, क्योंकि आइन में तरमीम हो के वो चीज़ ख़त्म नहीं हो जाती, उसके जेल में तमाम कवानीन भी बनाने होते हैं ताकि उनको आईनी तरमीम को असर दिया जा सके। तो ये सारे के सारे हमारे पास मौजूद हैं। अब जो यहाँ पे इसको पास कराने का मामला था जी, तो बेहतरीन चीज़ ये है कि इत्तेफाक राय से आइन में तरमीम की जाए। हमने 1973 का हरचंद के हमारे पास मेजॉरिटी थी बहुत बड़ी। भुट्टो साहब ने जो था वो 1973 का आइन इत्तेफाक राय से पास किया, और जिसको भी एतराज़ था मुखालफिन को, उनको साथ टेबल पे बिठाया और उनको मुतमईन किया। फिर जो कुछ उधर से तजावीज़ आई, अच्छी तजावीज़, उनको अपने मुसव्वदे में शामिल किया। 18वीं तरमीम के भी ऐसे ही पास हुआ। 18वीं तरमीम में हमारे पास मेजॉरिटी नहीं थी, 2/3, लेकिन ये जो था ये हमने इत्तेफाक राय से पास किया। तो किसी भी 13वीं और 14वीं तरमीम इत्तेफाक राय से पास हुई। तो किसी भी जिसे अब नंबर्स गेम कहा जा रहा है कि आपके पास अगर नंबर्स हैं तो बस आंख बंद करके बुलडोज कर दीजिए, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इसके खिलाफ है। हम इत्तेफाक राय चाहते हैं, और इसमें जो इस वक्त पोजीशन आ रही है वो हजरत मौलाना फजलुर रहमान साहब की एक कलीदी हैसियत है। और उनको भी कहा गया है कि जनाब आप अपना मुसव्वदा बनाइए, और वो बना रहे हैं मुसव्वदा। हम भी अपना मुसव्वदा हमारा तैयार है, और उसके बाद बैठ के यानी जो इत्तेफाक राय का अमल है वो शुरू होगा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और JUI के दरमियान इत्तेफाक राय से, और उसके बाद उसका दायरा हम वसीतर करते जाएंगे और दूसरी जमातें भी उसमें शामिल होती जाएंगी।
जी ताजुद्दीन साहब, इस हद तक तो सब मुत्तफिक हैं इस बात पर कि अदालती निज़ाम में रिफॉर्म्स आनी चाहिए। अदालती निज़ाम और अदालतें जो कि 114वें नंबर पर है दुनिया भर में, वहाँ पर बेहतरी तो ज़रूरी है, लेकिन आइनी अदालतों के क़याम पर कहीं ना कहीं इख्तिलाफ़ राय अभी भी मौजूद है। वो शायद उनके बनने के ऊपर है, उनकी तश्कील का जो प्रोसेस है, उनकी जो कंफर्मेशन लेनी है प्राइम मिनिस्टर से, वहाँ पर वो क्लैरिटी का मामला है। ये कुछ कन्फ्यूजन्स है। लेकिन हम बात कर लेते हैं अज़हर जावेद साहब से भी, फिर आपकी तरफ वापस आते हैं। अज़हर साहब, ये बात तो दुरुस्त है बिलावल साहब की कि आइनी अदालतों का क़याम बहुत हद तक ज़रूरी एक अमर है, क्योंकि 50-50 साल तक इंतज़ार करना पड़ता है। उन्होंने खुद भी बात की अपने केस का रेफरेंस देते हुए, हवाला देते हुए, कि जुल्फ़िकार अली भुट्टो के केस के लिए मुझे कितना इंतज़ार करना पड़ा। ये हालत अगर मेरी है तो फिर एक आम आदमी जो अपना कोई केस लेकर जाता है तो उसके लिए इंतज़ार का कितना अज़ियतनाक वक्त होगा कि वो इंसाफ के लिए इतना ज़्यादा इंतज़ार कर रहा है। तो इस हद तक तो जो आइनी अदालतों का क़याम है वो ठीक है, लेकिन इसके अलावा अगर बियॉन्ड इसके कोई चीज़ है तो वो आप बता दीजिए, क्या एनालिसिस है आपका? जी बहुत शुक्रिया। देखिए, एक बात पे तो सब मुत्तफिक है कि हमारी अदलिया उस तरह परफॉर्म नहीं कर पा रही जिसमें कोई तरक्की पसंद या इंसाफ वाला मुआशरा होता है। सब जमातों को इससे शिकायत रही है और सबसे बड़ी विक्टिम इस अदलिया की पाकिस्तान पीपल्स पार्टी रही है। अगर हम देखें, जुल्फ़िकार अली भुट्टो शहीद की जो शहादत हुई, जो उनकी फांसी का फैसला था, वो बाद में साबित हुआ कि एक डिक्टेटर ने अपनी मर्जी के लिए एक जमहूरी और सबसे मकबूल लीडर को राह से हटाने के लिए अदालतों का कंधा इस्तेमाल किया। बाद में गवाहियां भी हैं। उसके बाद अगर हम देखें, यही शिकायत मुस्लिम लीग नून को भी रही, नवाज शरीफ साहब को भी यही शिकायत रही कि जो अदलिया है उनके कुछ लोगों ने, चंद लोगों ने उनके साथ नाइंसाफी की। इसी तरह की जो एक शिकायत है मोहतरमा बेनजीर भुट्टो शहीद ने भी की कि जब जस्टिस कयूम की वो ऑडियो लीक आई जिसमें उन्होंने कहा कि जो फैसले हैं उस हवाले से बात होती रही। अब इसी बात की शिकायत तहरीक इंसाफ भी कर रही है कि अदलिया उनके साथ इंसाफ नहीं कर रही। तो इस सारे जो पस मंजर में देखें तो सब एक बात पे मुत्तफिक है कि अदलिया को बेहतर होना चाहिए, उसमें इस्लाहात आनी चाहिए। ये सिर्फ तमाम बड़ी जमातों का मसला नहीं है, एक आम आदमी का भी मसला है। जो बिलावल भुट्टो साहब ने निशानदेही की वो बिल्कुल ठीक की। वो इतने रिसोर्सेज होने के बावजूद, एक बड़ी पार्टी के लीडर होने के बावजूद, अपने नाना के लिए इंसाफ लेते लेते उनको कई दहाइयां गुजर गई। अगर आप चले जाएं और सिंध हाई कोर्ट चले जाएं, आज पंजाब हाई कोर्ट चले जाएं, इस्लामाबाद हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में, आपको लोग मिलेंगे जिनके मुकदमात 20-20 साल, 30-30 साल से उनके मुकदमात वहां पर मौजूद है और वो उनकी अगली नस्लें भी उनकी पैरवी कर रही है। इन तमाम सूरत हाल में बिल्कुल ये जो अदलिया में इस्लाहात होनी चाहिए, और इस्लाहात भी ऐसी होनी चाहिए जिसमें जो एक कड़ा निज़ाम है और इन जजेस के हवाले से भी वो भी इस पे आना चाहिए। जहां तक आपको बात करी आपने आईनी अदालत की, तो मैं इस चीज की मैं फर्स्ट हैंड रिपोर्टिंग की हुई है। जब चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी यहाँ लंदन में साइन हो रहा था, मोहतरमा बेनजीर भुट्टो शहीद उसके पीपल्स पार्टी की तरफ से, मुस्लिम लीग नून के कायद नवाज शरीफ इस तरफ से इसको निगोशिएट कर रहे थे, और पीपल्स पार्टी के रहनुमा वाजिद शमस हसन थे, खुर्शीद शाह थे और दूसरे लोग थे, और इस मुस्लिम लीग नून की तरफ से सागदार साहब वगैरह थे। इस आईनी अदालत पे मोहतरमा बेनजीर भुट्टो ने तजवीज दी थी कि ये होना चाहिए, और नवाज शरीफ साहब ने उसकी तारीफ की थी। उसके बाद आप ये देखें कि जो पहली डॉक्यूमेंट साइन हुआ चार्टर डेमोक्रेसी, वो दो लोगों के दरमियान, दो पार्टियों के दरमियान हुआ, मोहतरमा बेनजीर भुट्टो शहीद और मियां नवाज शरीफ के दरमियान। लेकिन बाद में कोई कुछ दिनों के बाद तमाम पार्टी जो मुस्लिम जो पाकिस्तान की है उनको लंदन बुलाया गया, एक ऑल पार्टी कॉन्फ्रेंस हुई यहाँ पे, उसके दरमियान सब ने उस पर साइन किया और उस पर साइन इमरान खान साहब के भी मौजूद है। तो मेरा ख्याल है कि इसकी अब जो भी मुखालफत कर रहा है अदालत, वो सिर्फ और सिर्फ अपने जो सियासत की वजह से कर रहा है, और अपने पर्सनल इंटरेस्ट भी तो है ना, पर्सनल इंटरेस्ट और अपनी सियासत के लिए कर रहा है। देखिए, पीपल्स पार्टी का हमेशा से एक थोड़ा इम्तियाज रहा है कि वो आइन को बेहतर तरीके से समझती भी है, उसकी तरामीम में हमेशा उनका जहाँ उनके बनाने में उनका एक मेन किरदार था। बाद में जितनी भी तरामीम आई तो पीपल्स पार्टी के पास ऐसे दिमाग हैं, ऐसे लोग हैं, ऐसी सोच है जो एक अच्छे तरीके से इन आइनी तरामीम को आगे लेकर चलती है।
तो मेरा ख्याल है कि इस वक्त जो बैकग्राउंड चीजें हैं कि आप पीपल्स पार्टी को लीड दी गई है, वो इनसे का मुसवदा तैयार कर रही है, और वो मौलाना फजल रहमान से भी बात करिए। मेरा ख्याल है कि मौलाना आ जाएंगे, अच्छा। वो करेंगे, इस पे इत्फाक राय भी करेंगे। कुछ थोड़ी सी जल्दबाजी हुई है पीछे, आपने हफ्ता इतवार के चक्कर में जी बिल्कुल, ये फौरन कर थोड़ी लें, मिस हैंडलिंग का आईनी मामला है। हम मिस ताज अदर साहब से हैंडलिंग। पूछते हैं कि ताज अदर साहब, ये जो फर्स्ट राउंड में हम इसको नाकामी ही कह सकते हैं हुकूमत की, गो के पीपल्स पार्टी के पास ये क्रेडिट है कि उन्होंने 18वीं आईनी तरमीम या फिर मुल्क का आइन वकुला की जद्दोजहद के साथ, लेकिन उसके साथ साथ बीबी शहीद का ये भी तो स्टेटमेंट है ना, बिलावल साहब फरमा रहे हैं कि जजेस के ऊपर एतराज़ात मौजूद थे। जिस तरह से अजहर जावेद साहब ने एक फैसले की बात की जिसमें जुल्फ़िकार अली भुट्टो की फांसी का जिक्र है, तो वो ये फरमाती हैं कि जजेस ने अगर सियासत करनी है तो फिर वो अपनी अलग पार्टी बना दें, वो बिल्कुल सियासत से अलग होने चाहिए। लेकिन यहाँ पर जो नाकामी का हम मामला देख रहे हैं, ये क्या किसी जल्दबाजी का नतीजा है? नहीं, इसमें नाकामी कामयाबी को छोड़िए, जी। जो सही तरीक़ेकार है उस पर काम करते हुए अगर चलते तो उसमें फिर, क्योंकि जो ताउन है, जो इत्तेफाक राय है, उससे बढ़कर तो दुनिया में कोई ताकत नहीं है। जी। और हम जजों पे, जुडिशरी पे एतराज़ात करते हैं कि जी फैसलों में ताख़ीर होती है, ये होती है। उनके हालात तो देखिए कि आप किस तरीके से, किन हालात के अंदर वो काम कर रहे हैं। और ख़ास तौर से हमारा सुप्रीम कोर्ट जो है, तो 2-2, 3-3 दिन अपने इन मामलात को सुनता रहता है, और जो उसका नॉर्मल काम है वो पसे पुष्ट पड़ा रहता है। तो बल्कि मेरी तो ज़ाती राय ये है कि न सिर्फ आईनी अदालत, ज़ाती राय है इस वक्त तक जो कि मैंने अपनी पार्टी को दी है, बल्कि हर सूबे का अपना सुप्रीम कोर्ट होना चाहिए, ठीक। ताकि रोज रोज दौड़ के ना जाना पड़े इस्लामाबाद, और फाइनल अपील जो है वो वहीं पे सूबे के अंदर सुन ली जाए। और इसी तरीके से मैं समझता हूँ जाती तौर पे कि लोअर कोर्ट्स के अंदर भी हमें बड़ी तरमीम करने की जरूरत है। बिल्कुल। यानी लेबर कोर्ट हो जाए, हारी कोर्ट हो जाए, कंज्यूमर कोर्ट हो जाए, बैंकिंग कोर्ट हो जाए, फैमिली कोर्ट्स हो जाए, और इनमें बाकायदा एक जुडिशल सर्विस ऑफ पाकिस्तान हो जिसमें ट्रेनिंग बाकायदा दी जाए। जो जुडिशरी के अंदर नए लोग आ रहे हैं, बिल्कुल जैसे हमारी सेंट्रल सर्विसेज के अंदर लोग आते हैं जी। और उनकी ट्रेनिंग होती है, इस तरीके से जुडिशल एकेडमीज के अंदर उनकी ट्रेनिंग हो, और वो इन अदालतों के अंदर जो निचले दर्जे की हैं, लेकिन बहुत से मामलात यहीं पे सॉल्व हो सकते हैं, तो इन अदालतों को भी कायम करने की जरूरत है। तो बहुत ज्यादा तरामीम की जरूरत। फिर जो जजेस की तकर्री का मामला है, जी जी, सत्ता में आने की एक बड़ी वजह ये तकर्री का जो तरीका है, तो उसको किस तरीके से चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी के अंदर जो तरीका तय किया गया था उसमें लाया जाए, ये भी बड़ी अहम चीज है और इसको देखना है। 63A का मामला चेयरमैन साहब ने उठाया है, तो 63A पे नजर सानी करनी है कि भाई आखिर किस तरीके से, यानी ये कि हॉर्स ट्रेडिंग भी रुक जाए जी। और ये भी ना हो कि कारकुनों पे मेंबर साहिबान पे जबरदस्ती हो रही है कि बस आपको बगैर सोचे समझे, बगैर गौर किए हुए सिर्फ हाथ उठाना है और वोट देना है। तो ये तमाम चीजें हैं जो कि काफी गौर और फौज से आती। अब आप इस पे मुझसे कहें कि ताज साहब क्या करना है इस मुसवदे पे, तो मेरा जवाब यही होगा कि जनाब मुझ में ये अहलियत ही नहीं है। माहिरीन हैं, उनको बिठाइए, उनसे बात कीजिए, डिस्कशन कीजिए, और उसके बाद एक अच्छी राय निकल के सामने आएगी। ताजदर साहब, अभी जो गुफ्तगू हम कर रहे हैं आईनी तरमीम के मामले पर, उस पर कामरान मुर्तज़ा साहब एक निजी टेलीविजन चैनल पर बैठे थे, एक इंटरव्यू में उनको कह रहे थे कि बिलावल साहब ये फरमा रहे थे कि कोई दबाव है इस आईनी तरमीम के मामले पर, शायद इसलिए इतनी ज़्यादा उजलत में इसको पास करवाने की कोशिश एक बार तो की गई है। ऐसा कोई दबाव मौजूद है, ऐसी कोई चीज़ है? नहीं, देखिए इसमें 2-4 अच्छी बातें थी। कम से कम ये जो आईनी अदालत का कंसेप्ट है ये अच्छा था। अच्छा। और उसमें JUI की जो हैसियत है, जैसा कि मैंने कहा कि हजरत मौलाना की कलीदी हैसियत है, तो उसमें कन्विंस करना कि
और फिर ये तजवीज़ के भाई छोड़िए, जिन जिन बातों पे इत्तेफाक राय है वो तो इस पहले मरहले में पास कर लें। 18वीं तरमीम में भी यही हुआ कि बहुत सी ऐसी चीजें थी जिनमें इत्तेफाक राय नहीं हो सका। अच्छा। लेकिन जिन जिन चीजों पे इत्तेफाक राय हुआ वो हमने पास कर ली। बिल्कुल ठीक है। अब अज़हर जावेद साहब, एक और जो आईनी मुसवदा पहले तो जो रोटेट किया गया था उस पर तो कन्फ्यूजन का शिकार थे सब लोग कि ये वही आईनी मुसवदा है या नहीं है। कामरान मुर्तज़ा साहब फरमा रहे हैं कि बिलावल से की आमद से कुछ वक्त पहले वो हैंड ओवर किया गया था, हमने गो कि उसे पूरी तरह नहीं पढ़ा था। लेकिन अब डेवलपमेंट ये है कि दोनों, अब बिलावल भुट्टो जरदारी साहब और मौलाना साहब, जिस तरह से ताज हैदर साहब भी फरमा रहे हैं कि मौलाना की कलीदी अहमियत है इस मामले के ऊपर, वो एक नई चीज़ तश्कील देने जा रहे हैं, एक मुसवदे को बनाने की कोशिश कर रहे हैं, दोनों के कंसेंसस से जाहिर है वो डेवलप होगी। आपको लग रहा है कि ये भी पाए तकमील तक पहुंच जाएगी चीज़ कि एक नया मुसवदा, एक नया ड्राफ्ट तैयार हो जाएगा? देखिए जी, ये तो जमहूरियत का हुस्न है। और जमहूरियत देखें, ये आपने नाकामी कहा पहले राउंड की, मैं कहता हूँ पहले राउंड की नाकामी नहीं, पहले राउंड के मुज़ाकरात थे जिसमें सियासतदानों ने बहुत कुछ सीखा है। अगर यही पिछली पार्लियामेंट होती, जिस तरह पहले बुलडोज किया जाता था पार्लियामेंट को, एक कर्नल बैठ के पार्लियामेंट के अंदर ही तमाम तरामीम भी पास करवा लेता था, कोई बोलता नहीं था आगे, एक डंडे के जोर पे वो तमाम लोगों को लाया जाता था और वो ला के उनसे वोट करवाया जाता था। अब इस पार्लियामेंट को इतना क्रेडिट तो देना कि वो जमहूरियत है उसमें। अगर एक जमात ने समझा है कि वो ठीक नहीं है या उनको टाइम नहीं मिला तो वो उन्होंने इनकार किया, और उनको कोई डंडा मारने वाला नहीं है, उनको कोई उठाने वाला नहीं है, उनको कोई धमकियां देने वाला बंदा नहीं बैठा हुआ। तो इस सारे मामलात में ये अच्छा शगुन है कि जमहूरियत के लिए, और ये जो आईनी तरमीम हो रही है इसमें एक बाकायदा सलाह मशवरा हो रहा है और उसके बाद ये चीजें आगे बढ़ेंगी। जहां तक बात थी 63A की, देखिए बरतानिया जो है वो जमहूरियत की मदर ऑफ डेमोक्रेसी कहलाती है। यहाँ पर भी पार्टी मेंबर्स पर लाजमी नहीं है कि वो अपनी पार्टी गाइडलाइंस के मुताबिक वोट दें। पिछले साल डेढ़ में कई ऐसे बिल आए हैं बरतानवी पार्लियामेंट में जिसमें पार्टी उम्मीदवारों ने अपनी पार्टी लाइन से हट के वोट दिया, लेकिन उनको कुछ नहीं कहा गया। लेकिन कुछ वोट ऐसे भी आए, कई मेंबरान ऐसे भी पिछले दिनों लेबर पार्टी के कुछ अरकान को मसाइल का सामना करना पड़ा, सस्पेंशन हुई है क्योंकि उन्होंने पार्टी गाइडलाइन के मुताबिक वोट नहीं दिया, लेकिन उनकी रुकनीयत मनसूख नहीं हुई और उनके वोट को भी कंसीडर किया गया। उनके वोट को भी कंसीडर किया गया। ये जमहूरियत जो मदर ऑफ डेमोक्रेसी है वो ये हमें सिखाती है। और यही चीज हम आज़र साहब प्रैक्टिस करेंगे आने वाले वक्त में। हम देखेंगे कि फ्लोर ऑफ द पार्लियामेंट में यही चीजें जो है हमें भी प्रैक्टिस होती हुई नजर आएंगी डेमोक्रेसी की जब हम बात कर रहे हैं। तो मैं यहाँ की मिसाल दे रहा हूँ कि जो जिसे मदर ऑफ डेमोक्रेसी कहते हैं उस पार्लियामेंट में ये हो रहा है कि ये जरूरी नहीं है कि आप डंडा, अभी यहाँ पे एक बिल पेश हुआ था कि यहाँ पे सर्दियों में एक फ्यूल अलाउंस मिलता है बुजुर्गों को, वो खत्म किया था लेबर पार्टी की गवर्नमेंट में, उस पे वोटिंग हुई तो लेबर पार्टी के बहुत सारे अरकान ने उसके खिलाफ वोट दिया, लेकिन हुकूमत ने उनको सस्पेंड नहीं किया, उनकी रुकनीत खत्म नहीं की। तो ये एक जाबराना निजाम हो जाता है कि आप गुलाम बना लेते हैं अरकान असेंबली को, वो अपनी सोच के मुताबिक ना चल सके। और तीसरी बात मैं ये बताऊं कि जो आइन में तरमीम का मामला होता है वो बहुत हसास होता है। जिस तरह पहले ताज हैदर साहब फरमा रहे थे कि 18वीं तरमीम में बहुत डेलिब्रेशन हुई और उससे पहले आइन बनाने में बहुत सारी आपको एक दूसरे से मुज़ाकरात हुए, उसके बाद दूसरी तरमीम। तो ये एक अच्छी चीज हुई कि 2 दिन में वो तरमीम होने की बजाय ज्यादा टाइम लगा, ज्यादा मुशावरत का वक्त मिला हो रही है। बिल्कुल। और जो ये चीज आएगी वो कंसेंसस के साथ आएगी। ये बहुत जबरदस्त बात है। बिल्कुल ठीक है। अज़हर जावेद साहब आपकी तरफ आते हैं, वेलकम करते हैं। असलम गौरी साहब JUIFA से हमें ज्वाइन कर चुके हैं। अस्सलाम वालेकुम असलम साहब। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। थैंक यू सो मच, आपके वक्त का बहुत शुक्रिया सर। आप ये सबसे पहले बता दीजिए कि बिलावल साहब की मुलाकात दोबारा मौलाना साहब से हुई है और हमारे पास अभी तक ये इत्तलात आई हैं कि अब एक नया ड्राफ्ट तैयार कर रहे हैं दोनों रहनुमा मिलकर अपने कंसेंसस के साथ। अब ये पूरा मुफाहमत के अमल के साथ आगे बढ़ेगा, तो अब इसमें कामयाबी मिल जाएगी बिलावल भुट्टो जरदारी साहब को? मौलाना साहब भी मान जाएंगे? कोई फ्लेक्सिबिलिटी दिखा रहे हैं या नहीं? वो अपने 1 पॉइंट एजेंडा और उसी पहले दिन वाली बात पर हैं अभी तक?
नहीं, पहले दिन भी हम इस बात पे तो नहीं, जिद तो नहीं थे कि इसको सारी को रद्द कर दो। अच्छा। हमने उसमें कुछ चीजें ऐसी थी जिस पे हमने ऑब्जेक्शन किया कि ये चीजें मुनासिब नहीं है, आगे का आर्टिकल 8 मुनासिब नहीं है और इससे आम शहरी के हकूक मुतासर हो रहे हैं। इसी तरह दीगर और बहुत सी चीजें थी, तो हमने कुछ चीजों पे एतराज किया था और फिर वो तरीक़ेकार पे एतराज था कि आप इसे पहले कमेटी में लेके आए, कमेटी के बाद इसको जनाब ऐवान में लेके जाएं, ऐवान में फिर जब ऐवान में एक चीज और कमेटी में से और ऐवान में जाएगी तो फिर ये डिस्कशन होगी, टीवी चैनलों पे डिस्कशन होगी, आम आदमी उसका हिस्सा बनेगा। तो ये तरमीम करने जा रहे हैं, पूरे आइन का तकरीबन हम ढांचा तब्दील कर रहे थे। और ये देखिए ना, जब आम शहरी के आपके हकूक हम ले रहे हैं, आपके हकूक कम कर रहे हैं, तो आपको तो पता होना चाहिए कि क्या करने जा रहे हैं हम लोग। तो इसलिए आम शहरी तक ये बात जानी चाहिए थी, लेकिन वो तो हमें भी नहीं बता रहे थे कि कर क्या रहे हैं। हमें कुछ बता रहे थे, बिलावल साहब को कुछ बता रहे थे, किसी और को कुछ बता रहे थे। वो जब बिलावल साहब हमें रात को मिलने आए, जो उनके पास मसवदा था, उन्होंने कहा ये है मेरे पास, मुझे उन्होंने ये दिया। तो जब हमने अपना निकाला, हमें भी उनके आने से आधा घंटा पहले भी रिसीव हुआ था, हमने कहा अभी अभी मिला, हम निकालते हैं। जैसे हमने देख के पढ़ा, दोनों मुख्तलिफ थे। अच्छा। तो इस तरह की सूरत हाल जब वो होगी तो फिर शकूक और शुबहात तो पैदा होंगे। एक तो आप इतनी इमरजेंसी क्या है कि फौरन करो, दूसरी बात ये है कि अच्छा, ये उन्होंने बोला था कि आप इसको फौरन करें, ये बिलावल साहब की जानिब से इंस्ट्रक्शंस थी कि आप फौरन इसको फॉलो करें? जी, बिलावल साहब की नहीं, हुकूमत ये चाहती थी कि इसको फौरन होना चाहिए, इसलिए वो कितना फौरन, कितना वक्त दिया था JUI को, मौलाना साहब को? देखिए, वो तो हमसे फ्राइडे तक ये मीटिंग चल रही थी और संडे को वो क्लियर करना चाह रहे थे इसको, मामले को सारे को। अच्छा। संडे को जैसा हो जाए, उन्होंने आया, मतलब 2 दिन दिए थे उन्होंने आपको मजमूई तौर पर? 2 दिन? मैं तो समझता 2 दिन भी नहीं बनते, 1.5 दिन बनते हैं मुश्किल से, हफ्ता और इतवार का। और उसमें भी आप देखें ना जी, कमेटी में तो आखिरी वक्त तक नहीं गया। जिस दिन मौलाना साहब ने पार्लियामेंट हाउस में खड़ा कहा, तो उस दिन जो कमेटी में मसौदा है तो वो भी तो कोई इतना खास नहीं था ना, ड्राफ्ट जो था। तो इसलिए ये इस पे एतराजात तो हमारे ड्राफ्ट पे है मेनली, और फिर उसके अंदर जो चीजें हैं फिर वो उसके हमें गौर खोज करना पड़ेगा। हर पार्टी का अपना अपना होता है नुक्ता नजर, अपना पॉइंट ऑफ व्यू होता है। पीपल्स पार्टी का अपना है, हमारा अपना है। और ये तो अच्छा, वो एक बात कहते हैं, ये मौलाना साहब की तजवीज पे हमने बनाया। मौलाना साहब ने पार्लियामेंट में ये जरूर कहा था कौमी असम्बली में खिताब करते हुए कि कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट होना चाहिए। इसलिए कि मौजूदा अदालतें जो है वो सियासी मुकदमे भुगताती रहती है। 60,000 से ज्यादा लोगों के वोट जो है मुकदमा इस वक्त पेंडिंग पड़े हुए हैं, और बहुत से लोग ऐसे भी हैं जो सजाए भुगत के बाहर आ गए, लेकिन उनकी अपीलें यहाँ पेंडिंग पड़ी हुई हैं। तो ये सूरत हाल जब आम आदमी को इसमें रिलीफ मिलेगा तो उसके लिए बेहतर है कि हम एक ऐसी अदालत, जो हमारा जो इससे पहले मैसाके जमहूरियत एक मुआहिदा हुआ था मियां नवाज शरीफ, पीपल्स पार्टी और दीगर हमारे और दीगर सियासी जमातें के दरमियान, तो ये उसी मिसाके जमहूरियत का हिस्सा नहीं है ये? जी वही था, लेकिन बदकिस्मती है पीपल्स पार्टी की हुकूमत में रही, मुस्लिम लीग भी रही, लेकिन इस पर किसी ने तवज्जो नहीं दी। तो ये इशू फिर मौलाना साहब ने उठाया। जब मौलाना साहब ने ये इशू उठाया तो उन्होंने कहा कि हम इस इशू पे आपके कहने पे बिल बना रहे हैं, लेकिन उसके जुजियात पे हमें एतराज था, बिल पे एतराज नहीं था, या अमेंडमेंट्स पे हमें उनकी जो जुजियात बनाई जा रही थी उन पे एतराजात थे। और मैं समझता हूँ कि बिलावल साहब तशरीफ लाए थे और उस दिन उन्होंने कहा कि हम मुश्तरका तौर पर इसको बना लेते हैं, और ताकि 2 पार्टियां इस पे जो बाहमी एतमाद से बना ले। तो हमने फिर उनसे कहा कि आप तजवीज दी, बजाय इसके कि हम भी बैठे आप भी बैठे, हम अपने तौर पे एंड पे बना लेते हैं, आप अपने एंड पे बना ले, फिर हम दोनों पार्टियां जो है बैठ जाएंगी एक दिन और बैठ के आपस में हम देख लेंगे। अच्छा, आप ये कह रहे हैं कि तरीक़ेकार पर आपने जो पहले गुफ्तगू की, असलम गौरी साहब, आपने फरमाया कि तरीक़ेकार पर हमें एतराज़ था कि इतनी उजलत में कौन सी चीज़ें हैं जो पास हो सकती हैं, लेकिन दूसरी जानिब मौलाना साहब खासे खफा नज़र आते हैं हमें। आप देखें ना कि प्राइम मिनिस्टर साहब खुद उनसे मिलने जाते हैं, बिलावल साहब भी मुलाकातें करते हैं, 1, 2, 3 से ज़्यादा, आसिफा भुट्टो खुद उनके साथ इन्वॉल्व होती हैं इस मैटर के अंदर। इन सब शख्सियात के मिलने के बावजूद मौलाना साहब राज़ी नहीं हुए, तो ये कोई और भी नाराज़गी थी या फिर यही बात थी ड्राफ्ट वाली? देखिए, मैं एक बात आपको बताऊं कि जरदारी साहब खुद मिलने आए प्रेसिडेंट, उन्होंने, मैं बैठा था मीटिंग में, उन्होंने कोई इस टाइप की बात नहीं की। अच्छा, उस वक्त नहीं हुई ये बात? इसी तरह मियां शहबाज शरीफ तशरीफ लाए, मैं भी उस मीटिंग में मैं मौजूद था, कोई ऐसी बात नहीं हुई कि हम कोई तरमीम ला रहे हैं या कोई चीज आ रही है। ये तो बाद में अचानक ये जो अपना हमारे आजम नजीर आए और साथ इसाक डार साहब थे और साथ मोहसिन नकवी साहब थे, उन्होंने ये रखा कि ये हम ये करना चाह रहे हैं। फिर वो बहुत सी चीजें आ रही थी और उसके बाद
बार ये हम एक दिन तो इसी मुबम के अंदर फिरते रहे, तो इतने में बिलावल साहब तशरीफ ले आए। अच्छा। जब बिलावल साहब रात को पहुंचे हैं तो तकरीबन 12 सवा 12 वो तशरीफ लाए थे। तो जब वो आए और हम 3:30 तक सुबह तक बैठे तो हमने ये देखा जो हमें ड्राफ्ट किया गया कुछ और है, जो उनके पास है कुछ और है। फिर इससे कंफ्यूजन और फैल गई, वो भी घबरा गए, हम भी घबरा गए कि ये हुकूमत करना क्या चाह रही है। तो हमसे आखिरी वक्त तक छुपा रही है और हफ्ता इतवार के अंदर ये कंप्लीट करना चाह रही है। तो ये मुनासिब नहीं था कि ये तरीक़ेकार। तो मौलाना साहब का जो मौक़िफ़ है वो यही है। मौलाना साहब यही कहते हैं कि पार्लियामेंट आपने इतनी तरामीम करनी है तो वो सबको एतमाद में लेके किया जाए, इस तरह ना किया जाए। लेकिन पीपल्स पार्टी उस पर वही कंसेंसस बिल्ड करने की कोशिश तो असलम साहब कर रही है। ताज हैदर साहब भी हमारे साथ हैं, उनसे हम बात करते हैं। ताज हैदर साहब, आपने गुफ्तगू सुनी असलम गौरी साहब की, उनका यही कहना है कि हमें इसके ऊपर कुछ शिकों पर, एक दो शिकों पर, नुक्तों पर एतराज़ था, और दूसरी जो बड़ी अहम बात थी वो ये थी कि ड्राफ्ट ही मुख्तलिफ था। अब वो ड्राफ्ट इनको किसने दिया? अगर बिलावल साहब के पास एक डिफरेंट ड्राफ्ट था और जो इनको मौसूल हुआ आधा घंटा पहले वो एक बिल्कुल इंटायरली डिफरेंट ड्राफ्ट था, तो ये चीज़ें कहाँ से कनेक्ट हो रही हैं? क्योंकि उसके ऊपर तो स्टेटमेंट भी आ गया था फिर मौलाना का। ताज हैदर साहब, अच्छा ठीक है। अज़हर जावेद साहब, हम आपसे गुफ्तगू करते हैं। अज़हर जावेद साहब, ठीक है, हम जानते हैं कि ये बहुत ज़रूरी एक आइनी तरमीम है और ये इसलिए भी अहम है कि अगर हम बात कर रहे हैं कि अदलिया में इस्लाहात होनी चाहिए, लोअर कोर्ट्स में इस्लाहात होनी चाहिए, और इसके साथ साथ जजेस की तैनाती का मामला है। लेकिन दूसरी जानिब इस तरमीम को कुछ लोगों की जानिब से मुतनाज़ बनाने की भी अपनी सी एक कोशिश हमने देखी है। अब उन लोगों का मकसद क्या था? एक तैनाती के ऊपर खासा वावेला हो रहा है, फिर कुछ हलकों से हम ये सुनते हैं कि वो तैनाती तो अपने वक्त पर होकर ही रहेगी, और फिर हम देखते हैं कि वो भी बड़ी फायरिंग कर रहे हैं अपने एंड से। तो ये वाला जो एक रवैया है, ये मुफाहमत का, ये जमहूरियत का तो नहीं लगता ना? फिर तो आपको बैठना पड़ता है, तरीके से अब बात सुननी पड़ती है सारे फरीकों की, और फिर उसके ऊपर आना पड़ता है। देखिए जी, मैं तो कहूँगा ये जमहूरियत का हुस्न ही है कि आपको मुतज़ाद आगाह नजर आ रही हैं, सब एक जुबान नहीं बोल रहे। जैसे मैंने पहले कहा कि ये पिछली पार्लियामेंट नहीं है जिसमें आप बिल लाएं, डंडे के जोर पे पार्लियामेंट में बैठा हुआ एक कर्नल आए और सबको कहे जी वोट दे, और सब वोट दे के किताब में निकल जाए। ये वो पार्लियामेंट भी नहीं है कि जब पार्लियामेंट में चेयरमैन का इलेक्शन हो तो जो अक्सरियती पार्टी है उसके 56 वोट होने के बावजूद वो हार जाए। ये एक जमहूरियत का हुस्न है कि अगर एक जो मुसद्दा है उसको सही नहीं समझा गया। और मौलाना फजल रहमान देखें, बड़ी कदावर शख्सियत है, वो पाकिस्तानी पॉलिटिक्स में कोई नए नहीं है, वो बहुत सारी चीजें जानते हैं, उनको पता है कौन कौन से मामला किस तरह है। और मेरा ख्याल है कि ये इस पार्लियामेंट की मजबूती बहुत उभर के सामने आई है कि मौलाना साहब ने इनकार किया है और उन्होंने ये नहीं कहा कि जो आप कह रहे हैं हम कर देते हैं। 8 सीटें होने के बावजूद ये जमहूरियत का हुस्न है कि मौलाना फजल रहमान इस वक्त कमांडिंग पोजीशन पे बैठे हुए हैं और उन्होंने गलत को गलत कहा है जो उनके ख्याल में है। मेरा ख्याल है कि ये एक बहुत अच्छी बात हुई है कि 2 दिन में तरमीम मंजूर होने की बजाय तमाम पार्टीज आपस में मिलकर बैठ के तमाम चीजों का जायजा लेके एक कंसेंसस डेवलप करें और दोनों तरफ के, तीनों तरफ के, बल्कि जो कानूनी माहिरीन है, जैसे JUI के कामरान मुर्तजा साहब है, चोटी के एक आईनी माहिर है, उनको पता है कि क्या चीज है। पीपल्स पार्टी के पास आईनी लोग बहुत बड़ी तादाद में है, मुस्लिम लीग नून के हुकूमती पार्टी के भी लोग हैं। तो ये एक बहुत अच्छी बात हुई है। मेरा ख्याल है ये जमहूरियत के लिए, हमारी पाकिस्तान की जमहूरियत के लिए एक बहुत अच्छी बात है कि हमने डंडे के जोर पे वोट नहीं दिया। हमारे जो लीडर हैं, जो हमारे सियासी कायदीन हैं, वो जबरदस्ती पे कायल नहीं हुए। और जैसे कि अभी उन्होंने असलम गौरी साहब ने भी बता दिया कि वजीर आजम और प्रेसिडेंट ने तो इस बारे में बात ही नहीं की। और ये भी देखें, अगर प्रेसिडेंट भी सपोज आ जाए, वजीर आजम ने बात भी की हो, तो क्या आपको गलत चीज पे वोट कर देना चाहिए? किसी के आने पे नहीं करना चाहिए। अपने दिमाग से, अपनी सोच से और जो कौम के लिए बेहतर है उस पर बात करनी चाहिए। मेरा ख्याल है मौलाना फजल रहमान का स्टांस सही था, जो उन्होंने टाइम और लिया, और दोनों तरफ से, तीनों तरफ से जो चीजें हो रही हैं इसमें पाकिस्तान के लिए बेहतरी से उभर के आएगी और एक अच्छी दस्तावेज जो पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तानी अदालत के लिए, पाकिस्तानी जमहूरियत के लिए एक अच्छी तरमीम है वो सामने आएगी और आम आदमी के लिए उसके लिए खैर का बाइस हो। जबरदस्त, यही उम्मीद कर रहे हैं। वेलकम करते हैं हम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा फिरदौस शमीम नकवी साहब हमें ज्वाइन कर चुके हैं। अस्सलाम वालेकुम फिरदौस साहब।
वालेकुम अस्सलाम। सर, हमारे साथ अजहर जावेद हैं और असलम गौरी साहब भी मौजूद हैं। हम गुफ्तगू करें आईनी तरमीम के मामले पर। पीटीआई की जानिब से बड़े हम देख रहे हैं कि हार्श स्टेटमेंट्स दिए जा रहे हैं, चाहे वो उमर अयूब साहब हों या चाहे अली अमीन गंडापुर साहब हों। ये क्या बात है? क्योंकि बात तो ये हो रही है कि आईनी तरमीम हो जिससे इस्लाहात आएँ, अदलिया में बेहतरी हो, आम आदमी को रिलीफ मिले, बेहतरी की बात हो रही है इसके अंदर सारी। लेकिन अगर उमर अयूब साहब ये फरमाते हैं कि अगर ये बिल पास हो जाता है तो मुल्क में मार्शल लॉ लग जाएगा, हम इसको असेंबली फ्लोर पर आने नहीं देंगे या ताउन नहीं करेंगे, ये किस किस्म के स्टेटमेंट्स हैं फिरदौस साहब? अच्छा जी, मेरे ख्याल से बुनियादी तौर पे पीटीआई की जंग जो है इस मुल्क के आईन की बहाली, जमहूरियत की बहाली की है। आईन पामाल हो चुका है और ये बिल जो है उसकी पामाली में एक और कदम है। ये ऐवान जो इस वक्त बना हुआ है ये अवाम की मर्जी की अक्कासी नहीं करता। जो 8 फरवरी का मैंडेट है उसकी अक्कासी नहीं करता। उससे पहले जो कुछ इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने किया है उसके लिए आपके सुप्रीम कोर्ट खुद कह चुका कि एक आईनी इदारे ने गैर आईनी काम किया। हमें अब इस निज़ाम पे अब कोई भरोसा नहीं रहा। अच्छा। हम अपने एहतजाज पे हैं, हम एहतजाज करेंगे। हमें जलसों की इजाजत नहीं दी जाती। दूसरी सियासी जमात बगैर इजाजत के 15 दिन का धरना डाल दे। मौलाना फजलुर रहमान जो है वो मीनारे पाकिस्तान पे जलसा कर ले। पीटीआई 1 महीने से लाहौर की अदालतों के चक्कर काट रही है और उसको 21 तारीख की इजाजत नहीं मिल रही। अच्छा। उससे पहले जो कुछ इस्लामाबाद में हुआ वो भी देखने की बात है। उससे पहले जो कुछ 8 फरवरी में हुआ और 8 फरवरी से पहले हुआ कि हमारे कैंडिडेट, हमारी पार्टी, हमारी कैंपेनिंग किस तरह हमने की और जिस तरीके से हमारे कायदीन को तमाम केसेस के अंदर बेल हो जाने के बावजूद छोड़ने को तैयार नहीं है, तो इस मुल्क में ना आईन है ना इंसाफ है इस हुकूमत के नीचे। तो अब तो हमारा मसला बड़ा खुल्लम खुल्ला है। हमें जलसे की इजाजत दो, साबित करो कि तुम्हारा मैंडेट सही है, वरना हम सड़कों पे एहतजाज करें। ठीक, बिल्कुल ठीक है। अब अजहर जावेद साहब आपसे सवाल है, फिर मैं असलम गौरी साहब की जानिब जाऊंगी क्योंकि मुझे उनसे ये पूछना होगा कि फिर पीटीआई क्यों इसके अंदर शामिल है, गुफ्तगू नहीं है। तो अजहर जावेद साहब, क्या वजह है कि पीटीआई को साइड लाइन लगाया जाता है, जिस तरह से शिकवा कर रहे हैं फिरदौस शबीब नकवी साहब कि हम तो बात करते हैं कि आइन की बहाली हो, जमहूरियत की सुपरमेसी हो यहाँ पर, लेकिन वो सब चीज़ें हमें अपने साथ होती हुई नज़र नहीं आ रही और हम वही जमात हैं जो चाहते हैं कि हम बैक पर खड़े हों, सपोर्ट पर खड़े हों अदलिया की। मेरा ख्याल है ये बात दुरुस्त नहीं है कि पीटीआई इस अमल में शरीक नहीं है। अगर आप देखें मौलाना फजल रहमान साहब जो है वो एक बड़ा अहम किरदार अदा कर रहे हैं। वो इस वक्त अपोजिशन की नुमाइंदगी कर रहे हैं और अपोजिशन में पीटीआई एक बड़ी जमात है। अगर आप देखें पीटीआई के जो रहनुमा है, जो लोग हैं, उनके साथ वो सारा दिन बल्कि सारी रात उनके साथ वो मुज़ाकरात करते रहे मौलाना फजल रहमान, और वो उसी जो मुशावरती अमल का हिस्सा है जो ये बिल पेश होने जा रहा है। अभी गौरी साहब ने भी बिल्कुल यही कहा कि जेयूआई अपना एक मुसवदा तैयार कर रही है और मेरी मालूमात के मुताबिक पीटीआई का भी उसमें इनपुट लिया जा रहा है। पीटीआई के लोग गुज़िश्ता रोज मौलाना फजल रहमान असद कैसर साहब के घर भी गए, उससे पहले दूसरे लोग भी आ रहे हैं। तो ये एक जो मुसवदा जेयूआई की तरफ से पेश होगा, अगर मैं गलत ना कह रहा हूँ, तो उसमें पीटीआई की मुकम्मल मुशावरत, उनकी तजावीज भी उसमें शामिल होंगी। तो मेरा ख्याल है इस वक्त तमाम जमातें जो है वो इस पे बात कर रही हैं, मुशावरत कर रही हैं, जो कि फिर मैं ये कहूंगा ऐसा नहीं, आप ये फरमा रहे हैं कि ऐसा तासुर अगर दिया जा रहा है या पीटीआई ये गिला कर रही है कि हमें इसके ऊपर नहीं बात की जा रही, हमारे साथ हमें नहीं कॉन्फिडेंस में लिया जा रहा, तो वो गलत है। ठीक है, फिर हम असलम गौरी साहब से जान लेते हैं। असलम साहब, अब जो ये नया ड्राफ्ट तैयार होगा मौलाना साहब की निगरानी में, क्या उसके अंदर जो असद कैसर साहब से मुलाकात हुई थी, पीटीआई रहनुमाओं से जो मुलाकातें हो रही हैं, उनके कंसर्न्स को भी एड्रेस किया जाएगा, उनकी चीज़ों को भी इसके अंदर शामिल किया जाएगा? देखिए, हमने पहले भी, हुकूमत ने बेशक पीटीआई के साथ कोई राब्ता नहीं किया या इनको एतमाद में नहीं लिया, लेकिन जब हमें जो हुकूमत ने राब्ता किया तो हमने पीटीआई के दोस्तों को बुलाया और बुला के उनसे
हमने बात की और उन्हें सारी सूरत बताई कि ये मसौदा आ रहा है और इस टाइप का आ रहा है, एक एक चीज उनको बताई। लेकिन ये मैं समझता हूँ कि हम तो कोशिश कर रहे हैं कि अपोजिशन को साथ लेके चलें और ताकि इसमें कोई पुल का किरदार अदा कर सकें हुकूमत के और इनके दरमियान में, चूंकि तलखियां ज्यादा हैं, ये भी हुकूमत में है, वो भी हुकूमत में है, इनके वज़ीर आला के बयानात ऐसे आते हैं कि फिर हुकूमत वाले इनसे तलख हो जाते हैं। तो लेकिन हम कोशिश कर रहे हैं पुल का किरदार अदा करें। बाकी पीटीआई की अपनी पॉलिसी है, पीटीआई किस चीज को अपोज करती है और किसकी फेवर करती है उनका मैटर है, जो हम किसको अपोज करते हैं और किसकी फेवर करते हैं हमारा मैटर है। अलबत्ता मुझे याद है कसरत कैसर साहब ने उस दिन मीटिंग में कहा था मेरी मौजूदगी में कि आप किसी चीज को अपोज करें या फेवर करें लेकिन हमें बताएं जरूर कि हम ये करने जा रहे हैं। तो हम इंशाल्लाह उनको एतमाद में ले भी रहे हैं और जो भी मसवदा तैयार होगा उनसे मशवरा भी करेंगे। और गो के हम उनके पाबंद नहीं है, लेकिन बहसियत एक अपोजिशन पार्टी के वो भी हैं और हम भी हैं और इंशाल्लाह इस पे उनसे बात की जाएगी। ठीक है, फिर दौ साहब आपने गुफ्तगू सुनी, असलम गौरी साहब कह रहे हैं कि ठीक हम उन चीज़ों को भी उसके अंदर शामिल कर रहे हैं क्योंकि अपोजिशन का बड़ा स्ट्रॉन्ग रोल है। लेकिन इससे पहले आपने एक नुक्ते पर बात की थी कि आइन तो मुअत्तल है, उसको हम चाहते हैं कि उसके ऊपर आप थोड़ा सा एलेबोरेट करें क्योंकि अदालतों में केसेस तो अभी भी चल रहे हैं और एक हल्के की जानिब से ये कहा जाता है कि रिलीफ मिलता है बानी पीटीआई को बहुत से केसेस में, जो अभी तक सजाएं नहीं हो रही, इसके भी कसूरवार कुछ लोग पीछे बैठे हैं। तो फिर आइन तो उस वक्त भी मुअत्तल हुआ था जब डिप्टी स्पीकर की रूलिंग को गैर आइनी करार दिया गया था और कौमी असम्बली को बहाल किया गया था। जी देखिए, बात सारी ये है, अगर आप ये समझती हैं कि पिछले 3 साल के अंदर पाकिस्तान का आइन रोंदा नहीं किया है तो मैं सॉरी आपसे डिफर करूंगा। अगर आप समझती हैं कि देखिए इस वक्त जो सूरत हाल है, आज पूरा मुल्क कन्विंस्ड है कि साइफर जो है वो एक कॉन्स्पिरेसी थी पाकिस्तान के खिलाफ। अच्छा। और इस कॉन्स्पिरेसी, वरना वोट क्यों देते लोग इमरान खान को, वरना कहते इमरान खान को झूठा आदमी है, कमीना है, झूठ बोलता है, फायदा उठाता है। 2/3 अक्सरियत ने पाकिस्तान ने क्यों वोट दिया, जबकि आपने उसकी पार्टी का सिंबल ले लिया, उसका नाम ले लिया, उसको जलसे नहीं करने दिए, उसके कैंडिडेट्स को टिकट डालने नहीं दिए, उसका दूसरा तीसरा चॉइस जो है वो इलेक्शन लड़ेगा, फर्स्ट चॉइस को डिस्क्वालीफाई कर दिया, उसके अलावा 2/3 वोट आ गया। तो वो राइट तो नहीं था। क्या जी। क्या बात साबित हुई, क्या बात साबित हुई, पूरा पाकिस्तान यकीन रखता है कि इमरान खान को जो हटाया गया वो गैर आईनी तरीके से हटाया गया, गलत तरीके से हटाया। तो क्या हुआ, साबित ये हुआ कि जो कासिम सूरी ने काम किया था वो गैर आईनी नहीं था। जो काम उस वक्त की सुप्रीम कोर्ट से हुआ वो उनसे कहा गया था कि साइफर की पहले एक जुडिशियल कमीशन बना लो, फैसला करो और उसके बाद फैसला कर लेना, उन्होंने वो नहीं किया। ये कहना कि अदलिया के ऊपर फौज का प्रेशर, यानी फौजी जनरलों का प्रेशर नहीं है, वो इस्लामाबाद के 6 जजेस के खत ने साबित कर दिया, जस्टिस मोहम्मद अब्बास के खत ने साबित कर दिया कि पाकिस्तान की अदलिया आजाद नहीं है, फौज उस पर काबिज है। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का लाहौर हाई कोर्ट के बनाए हुए ट्राइब्यूनल्स को रद्द करने से साबित हो गया कि सिकंदर सुल्तान राजा भी कहीं से हुक्म लेकर चल रहे हैं। ये जो इलेक्शन का रिजल्ट रात 10 बजे तक 8 तारीख को था वो बिल्कुल उल्टा हो जाए अगले दिन 2 बजे तक, ये मुमकिन नहीं है किसी तरीके से भी स्टैटिस्टिकली। दुनिया के किसी माहिरीन को, स्टैटिस्टिशियन को बिठा दीजिए, उनसे कहें कि जी 22% वोट कास्ट हो चुका हो, आपके ख्याल से रिजल्ट चेंज हो सकता है इतना ड्रास्टिकली? सुन लीजिएगा जवाब क्या आएगा, सबका जवाब आएगा नॉट पॉसिबल। अच्छा। तो असल में साजिश भी पीटीआई के खिलाफ, फैसले भी पीटीआई के खिलाफ, और अगर अदलिया अपनी तरफ से फैसला दे दे 11-2 का तो उसके बाद कानून तब्दील कर दो और वो फैसले के ऊपर अमल दरामद ना हो। अब अगर फिर अदलिया फैसला दे दे कि जी सेनेट मुकम्मल करो, रिजर्व सीट मुकम्मल करो वरना हम एक्शन लेंगे, तो वहां से अयाज सादिक साहब खत लिख दें कि जी अब सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर नहीं चल सकता, इनवैलिड हो गया, इससे के नया कानून आ गया।
इसको आप आईनी कहेंगी, इसको आप इंसाफ कहेंगी? इसी के तो खिलाफ है सारी बातों के। ठीक है अजहर साहब, फिरदौस शमीम नकवी साहब फरमा रहे हैं कि गैर आईनी तरीके से हटाया गया बानिया पीटीआई को, लेकिन दूसरी जानिब पीडीएम हुकूमत का ये कहना है कि भाई सबसे पहली बार हिस्ट्री में फर्स्ट टाइम पहली बार किसी को वजीर आजम को एक आईनी तरीके से आइन के थ्रू हटाया गया था अपनी सीट से। अब ये तो एक बहुत कॉन्फ्लिक्टेबल स्टेटमेंट है, आप इसके ऊपर क्या राय रखते हैं? देखिए जी, एक जो हमारे प्रॉब्लम है सबसे बड़ा कि जब जो भी बैठा होता है वो कहता है मेरे साथ गलत हुआ, वो नहीं देखता कि इसकी हिस्ट्री क्या चल रही है, किस तरह हुआ, क्या हुआ, मामला हुआ। एक सेक्शन ऑफ सोसाइटी की बिल्कुल राय होगी कि साइफर एक साजिश है, लेकिन बहुत सारे लोगों की ये भी राय है कि वो एक साइफर साजिश नहीं थी। तो एक मुतजाद आरा मौजूद है उस मामले पे भी, और जो कुछ कासिम सूरी साहब ने कहा वो सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा कि वो गैर आईनी हुआ। इन तमाम मामला को भी अगर देखें, पहले पिछली पार्लियामेंट में यह भी होता रहा कि जैसे मैंने पहले कहा कि कर्नल बैठ के तमाम आईनी तरामीम करवा लेता था, और तमाम लोग जो है वो वोट उसी तरफ देते थे जिस तरफ वो कर्नल कहता था। या दूसरी तरफ अगर कह लें तो ये भी इल्जाम लगता है कि तरीके इंसाफ को जो है जनरल फैज हमीद चलाते रहे हैं जब अपनी गिरफ्तारी तक। ये भी इल्जाम लगता है कि जनरल बाजवा ने 2018 के इलेक्शन में तरीके इंसाफ को जितवाया, आरटीएस बिठवाया, और वो सारे मामला करके ये चीजें जो है उनको आगे लेके आए। अभी भी ये जेयूआई की तरफ से भी इल्जाम लगता रहा है कि केपीके में तारीख की बदतरीन धांधली अभी हुई है और उनके लोगों को हरवाया गया। तो ये मुतनाज़िया चीजें जो है वो सामने आती रहती। और इस सारे मामले में अगर इस वक्त सूरत हाल को देखें तो जो इस वक्त पार्लियामेंट में हो रहा है, जिस तरह जो कानून साजी के लिए कोशिश हुई, पहली दफा ये हो रहा है कि डंडे के जोर पे वोट नहीं डाला जा रहा। अगर आप मौलाना फजल रहमान को देखें, उन्होंने डंडे के जोर पे ना तो उन्होंने कभी कहा कि मुझे कहा गया, उन्होंने अपनी सोच के मुताबिक, अपनी बसारत के मुताबिक, अपने साथियों के मशवरे के साथ, और उसमें सबसे बड़ा मशवरा पीटीआई का भी शामिल था कि इन तरमीम को आगे नहीं जाना चाहिए। तो मेरा ख्याल है ये पार्लियामेंट जो है वो खुद अपने दिमाग से सोच के ये कोई फैसला करने अगर जा रही है तो ये भी एक तब्दीली होगी कि उस अस्त्री जो दबाव से आजाद हो रही है, जो गुज़िश्ता 5 साल, 7 साल, 10 साल या 15 साल आप कह लें कि उसने वो पार्लियामेंट ने फेस किया, और अपनी मुशावरत के बाद और अपने सोच के मुताबिक अगर वो वोट दे रहे हैं, तो मेरा ख्याल है कि ये एक अच्छा अमल होगा। जहां तक पीटीआई की सियासत का मसला है, इस वक्त उनके चेयरमैन जो है तहरीक इंसाफ के इमरान खान साहब, वो पाबंदे सलासल है, और पीटीआई समझती है कि उनके साथ ज्यादती हो रही है। ये बिल्कुल उनका एक आईनी हक है, उनका सोच है, और उनकी एक सियासत। लेकिन अजहर साहब आपने अगर फिरदौस शमीम नकवी साहब की बात सुनी, वो कह रहे हैं कि आइन तो मुअत्तल है, हम समझते हैं कि आइन मुअत्तल है क्योंकि आइन के मुताबिक कोई भी फैसले, कोई भी चीज़ें नहीं हो रही है, और अगर ऐसा है कि मुल्क में आइन मौजूद है तो फिर उसको फॉलो करें। फिर पीटीआई जैसी बड़ी सियासी जमात को, जिसके पास एक अच्छा खासा वोट बैंक मौजूद है अभी रिसेंट इलेक्शंस का, तो फिर उनको क्यों पार्ट शो नहीं करने दिया जाता? क्यों उनको जमहूरियत के लिए जो उनका एक हक है, बुनियादी हक है, लोगों की जो भी आवाज़ है उसको दूसरे लोगों तक पहुंचाने की इजाज़त क्यों नहीं दी जा रही? आप क्या समझते, क्या बुनियादी वजह है यहाँ पर? देखिए जी, आइन मुअत्तल होता तो पीटीआई के मेंबरान असेंबली पार्लियामेंट में ना बैठे होते, या वो उस वक्त पूरा हिस्सा ना ले रहे होते। देखिए, एक फैक्ट के बदकिस्मती से जो भी हुकूमत आती है वो ये समझती है कि उसी ने इक़्तिदार में रहना है, और वो जो बुनियादी हकूक़ की खिलाफ वर्जियाँ हैं वो बिल्कुल करती हैं, तमाम हुकूमतें करती आई हैं। हमने पिछले दौर में भी देखा कि इसी तरह की सख्तियाँ जो थी, राणा सनाउल्लाह को अगर देखें, झूठे हेरोइन के केस में अंदर किया गया, अहसन इकबाल अंदर था, ख्वाजा आसिफ अंदर था, शहबाज शरीफ अंदर थे, हमजा शहबाज अंदर थे। उस वक्त भी यही मसला था। इस वक्त भी देखें तो जो पीटीआई का मौक़िफ़ है कि उनके लीडर तहरीक इंसाफ के बानी जो है चेयरमैन इमरान खान साहब भी अंदर है। तो इस जो जलसों की बिल्कुल बात है उस पर मैं बिल्कुल एग्री करता हूँ कि जलसे और आज़ादी तहरीर और तकरीर होनी चाहिए, और तमाम पार्टी चाहे वो छोटी हो या बड़ी हो। लेकिन अजहर साहब ये भी बड़ा जरूरी है कि वो विद इन बाउंड्रीज हो। जो लिमिटेशंस हैं, जो बुनियादी हमारी मुल्क की सलामती के मामलात हैं,
उनके साथ किसी भी एंगल से कॉन्फ्लिक्ट ना कर रही हूँ। थैंक यू सो मच अजहर जावेद साहब, ताज हैदर साहब हमारे साथ मौजूद है, फिरदौस शमीम नकवी साहब आपके वक्त का बहुत शुक्रिया, असलम गौरी साहब JUIFA से हमारे साथ है। नाज़रीन, शो का वक्त खत्म हो गया, लेकिन अब कुछ दिन बाकी हैं हुकूमत के पास कि वो अपनी एफर्ट्स पुट कर सकती है इस आइनी तरमीम के मामले पर। वफाकी आइनी अदालतों का जो क़याम है वो इंतहाई ज़रूरी हो गया है इस अमर में कि जिस तरह बिलावल भुट्टो साहब भी फरमा रहे हैं कि केसेस में जितना ज़्यादा देर लगती है, कानून इंसाफ के मामले जितने ज़्यादा डिले होते हैं, उतना ही आपका इंसाफ का निज़ाम सफ़र करता है और आम आदमी भी सफ़र करता है। लेकिन ये सारी वो चीज़ें जो हमारे सामने हैं अब, क्योंकि ये एक हतमी ड्राफ्ट, हतमी मुसवदा अभी तक मंजर आम पर नहीं आया, मुख्तलिफ मुसवदे हैं जिनको हम देख रहे हैं और उस पर बात कर रहे हैं। लेकिन इसके साथ साथ एक बड़ी बात यह है कि वकला कह रहे हैं कि अगर उनको एतमाद में नहीं लिया गया इस आइनी पैकेज के मामले पर, तो फिर उसके बाद ये बेसूद भी होगा और हम एक तहरीक का ऐलान भी कर सकते हैं। अब वकला को भी इस पूरे के पूरे कंसेंसस के मामले पर शामिल गुफ्तगू करना होगा, उनको भी टेबल पर रखना होगा और उनके साथ भी ये सारी की सारी चीज़ें शेयर करना होंगी जो कि बहुत ज़रूरी हैं। ज़ाहिर है कि हम अदलिया की रिफॉर्म्स की बात कर रहे हैं और वकला जिसका एक वाइटल रोल भी है, तो वो भी इसके अंदर अपना एक बेहतर रोल प्ले कर सकते हैं इसकी एफिशिएंसी को मज़ीद एलेबोरेट करने के लिए। शो का वक्त खत्म हुआ, इंशाल्लाह कल आपसे दोबारा मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।